अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। अच्छा, आज हम जो है ना एम्ब्रोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ जनरल एम्ब्रोलॉजी। ठीक है। अच्छा, हमारी लेक्चर्स के अंदर जो भी कंटेंट हम डिस्कस करेंगे, इसमें प्राइम फोकस हमारा होगा लैंगमैन टेक्स्ट बुक के ऊपर। ठीक है। हम कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी ऐड करेंगे फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। ठीक है। प्राइम फोकस हमारा लैंगमैन के ऊपर होगा। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम स्पेशली आज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इससे रिलेटेड स्टफ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वी वुड नॉट डिस्कस बेसिक थिंग्स लाइक एज माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है। एंड बेसिक टर्म्स के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे जो हमने एफएससी में पढ़ा है। ठीक है। वी वुड नॉट गो फॉर दैट, वी वुड डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ प्रॉपर वे इंशाल्लाह। ठीक है। सो इट इज़ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पीपल के काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ इट इज़ पॉसिबल देन शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रोलॉजी। अच्छा, सबको पता है व्हाट इज़ एम्ब्रोलॉजी। ठीक है। इट इज़ ब्रांच ऑफ यू कैन से साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इन विच वी स्टडी अबाउट एम्ब्रो। ठीक है। जिसमें हम एम्ब्रो की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, एम्ब्रो की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं एंड एम्ब्रो की मैचुरेशन के बारे में पढ़ते हैं। सो ऑल दीज स्टफ रिलेटेड टू एम्ब्रो वी आर डिस्कसिंग अंडर एम्ब्रोलॉजी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक एम्ब्रो जो है मदर की बॉडी के अंदर रहता है ना, तो जितना पीरियड वो मदर की बॉडी के अंदर रहता है दैट इज कॉल्ड एज गेस्टेशनल एज या गेस्टेशनल पीरियड। ठीक है। जब कोई भी एम्ब्रो अपनी मदर की बॉडी के अंदर रिजाइड करता है, उस पीरियड को, उस एज को हम नाम देते हैं गेस्टेशनल एज। अच्छा, ये कितनी होती है याद रखना, गेस्टेशनल एज इज़ अबाउट 280 डेज, या वी कैन से दैट इज़ अबाउट 40 वीक्स, और वी कैन से दैट इज़ अबाउट 9 मंथ्स एंड 7 डेज। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि भाई कोई एम्ब्रो मदर की बॉडी के अंदर कितना टाइम रिजाइड करता है। वी वुड से दैट 280 डेज या 40 वीक्स या 9 मंथ्स एंड 7 डेज। अच्छा, ये गेस्टेशनल एज कहाँ से कैलकुलेट की जाती है, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि गेस्टेशनल एज इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो एक मदर को लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद जो पहला डे स्टार्ट होगा that would be counted in our gestational age. So gestational age is calculated from first day of last menstrual period. And other important thing is that how much is gestational age? It is about 280 days, 40 weeks, 9 months and 7 days. ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अच्छा, एक एम्ब्रियो जब अपनी मदर की बॉडी के अंदर रिजाइड कर रहा होता है, ठीक है, तो एम्ब्रियो की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है। एक इज नंबर 1 इज प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड सेकंड वन इज एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड नंबर 3 इज फीटल पीरियड। मींस के हम एम्ब्रियो का जो भी टाइम पीरियड मदर की बॉडी के अंदर होता है उसको हम 3 टाइम लाइन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड फीटल पीरियड। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेंबर कि प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड कितना होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड कितना होता है, फीटल पीरियड कितना होता है, याद रखना। जो हमारा प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है ये स्टार्ट होता है बेसिकली जायगोट से लेके सेकंड वीक तक। ठीक है। जायगोट से लेके सेकंड वीक तक जो टाइम पीरियड चलता है दैट इज बेसिकली प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। ओके। एंड थर्ड वीक से लेके एट्थ वीक तक जो पीरियड चलता है दैट इज बेसिकली एम्ब्रियोनिक पीरियड। ओके। उसके बाद जो नाइन्थ वीक से लेके टिल बर्थ जो भी पीरियड चल रहा है दैट इज कॉल्ड एज फीटल पीरियड। एंड इस स्टेज में हम एम्ब्रियो को नाम देते हैं एज अ फीटस। ठीक है। तो आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि जो हमारा गेस्टेशनल पीरियड है या गेस्टेशनल एज है उसको हम 3 टाइम लाइन्स में डिवाइड करते हैं, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड you can say fetal period. Pre-embryonic period start from zygote to second week, embryonic period start from third week to 8th week, एंड उसके बाद फीटस वाला जो पीरियड होता है फीटल पीरियड दैट इज फ्रॉम 9th वीक टिल बर्थ। अच्छा, उसके बाद लैंगमैन के अंदर इस डिस्कशन अबाउट प्राइम मॉडल जार्म सेल्स, ठीक है, जिसको हम पीजीसीज भी बोलते हैं। अच्छा, प्राइम मॉडल जार्म सेल्स आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव सेक्स सेल्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि प्राइम मॉडल जार्म सेल्स को हम प्रिमिटिव सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये पीजीसीज जो होते हैं ये कहाँ से डिराइव होते हैं, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट, याद रखना। पीजीसीज आर डिराइव्ड फ्रॉम इपीब्लास्ट।
ये एपिब्लास्ट से डिराइव होते हैं। एपिब्लास्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड एपिब्लास्ट इज बेसिकली प्रिमिटिव एक्टोडर्म, दैट इज बेसिकली प्रिमिटिव एक्टोडर्म। अच्छा, ये एपिब्लास्ट से कब डिराइव होते हैं? ड्यूरिंग सेकंड वीक ऑफ एम्ब्रियो। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सबसे पहले कि पीजीसीज डिराइव्ड फ्रॉम एपिब्लास्ट ड्यूरिंग सेकंड वीक ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा, यहाँ से डिराइव हो गए, जब फोर्थ वीक स्टार्ट होता है ना, तो दे माइग्रेट टुवर्ड्स यॉक सैक, ठीक है। फोर्थ वीक के दौरान ये हमारे पीजीसीज यू कैन से माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स यॉक्सेक। अच्छा, यॉक्सेक की तरफ क्यों बेसिकली माइग्रेट करते हैं? क्योंकि एट दिस स्टेज कोई भी गुनेडल रिच या गुनेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनी होती, दैट्स वाई दे माइग्रेट टुवर्ड्स यॉक्सेक। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि भाई फोर्थ वीक के अंदर हमारे पीजीसीज प्राइमोर्डियल जार्म सेल्स माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स यॉक्सेक। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी ये चीज़ पूछी जा सकती है इन एमसीक्यूज कि भाई हमारे पीजीसीज या हमारे प्राइमोर्डियल जार्म सेल्स जेनिटल रिच के अंदर या गुनेडल रिच के अंदर कब यूकैन से माइग्रेट करते हैं? ड्यूरिंग फिफ्थ वीक। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ड्यूरिंग फिफ्थ वीक हमारे प्राइमोर्डियल जार्म सेल्स यूकैन से माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स जेनिटल रिच या गुनेडल रिच, ठीक है। वहाँ से इनकी डिफ्रेंसिएशन होती है फिर, या आइदर दे कंसिडर्ड एज स्पर्मेटोगोनियम और oogoनियम, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्राइमोर्डियल जार्म सेल्स, जिनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? दैट इज प्रिमिटिव सैक सेल्स। ये डिराइव होते हैं बेसिकली एपिब्लास्ट से ड्यूरिंग सेकंड वीक ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। ये यॉक सैक की तरफ कब मूव करते हैं? ड्यूरिंग फोर्थ वीक। अच्छा, फिफ्थ वीक में ये मूव करते हैं टुवर्ड्स जेनिटल रिच या गुनेडल रिच। अच्छा, जेनिटल रिच या गुनेडल रिच क्या है? ये बेसिकली वो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो के अंदर जिससे आगे ओवरीज एंड टेस्टिस ने बनना है, ठीक है। जेनिटल रिच वो स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियो की जिससे आगे या तो टेस्टिस बनेंगे, ठीक है, या तो ओवरीज बनेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन डिसजंक्शन के बारे में कि भाई नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जब एक जायगोट की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट देयर शुड बी इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल साइड, ठीक है। ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ होनी चाहिए। समटाइम ये चीज़ नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ फेल हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन। ये बेसिकली होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर होती है, स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, क्योंकि मियोसिस की दो स्टेजेस होती हैं ना, एक होती है मियोटिक 1 डिवीजन, दूसरी होती है मियोटिक 2 डिवीजन। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है दैट इज कॉल्ड एज ए रिडक्शनल सेल डिवीजन, एंड जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल सेल डिवीजन। अच्छा, तो व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन? इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, इट इज फेलियर ऑफ two members of pair of homologous chromosome to separate during first meiotic division। मीन्स के फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के जो मेंबर्स होते हैं वो सही से सेपरेट नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन। अच्छा, समटाइम क्रोमोसोम का नंबर मोर देन नॉर्मल हो जाता है, मीन्स 46 के बजाय 47, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है दैट इज डाउन सिंड्रोम। अच्छा, एंड समटाइम क्या होता है कि 46 के बजाय 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोनोसोमी, एंड मोनोसोमी का जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज टर्नर सिंड्रोम। ये चीज़ आपने एफएससी में पढ़ी है, ठीक है, बट यहाँ पे भी याद रखनी है कि ट्राइसोमी का बेस्ट एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, ठीक है, एंड मोनोसोमी का बेस्ट एग्जाम्पल इज टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। अच्छा, डाउन सिंड्रोम ऑब्वियसली इट इज़ बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। इसमें मियोसिस 1 के अंदर, ठीक है, होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की प्रॉपर सेपरेशन नहीं होती। अच्छा, ये क्यों होता है? बेसिकली ड्यू टू इंक्रीज मैटरनल एज। जब जब मैटरनल एज बढ़ती जाती है ना, तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि इस्लाम हमें फोर्स करता है वी शुड मैरी एज मच एज पॉसिबल अर्ली ऑन, ठीक है, क्योंकि जैसे मैटरनल एज बढ़ती है, ठीक है, तो कुछ म्यूटेशंस आ जाती हैं, दैट्स वाई ज़ायगोट के अंदर प्रॉपर क्रोमोसोम्स की डेवलपमेंट नहीं होती, फिर प्रॉपर एम्ब्रियो नहीं बनता, प्रॉपर बेबीज़ नहीं बनते, उनमें मेंटल रिटार्डेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती जाती है ना, तो बाद वाले जो बच्चे होते हैं उनकी प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। जो इनिशियल वाले बच्चे होते हैं एक माँ के, ठीक है, उनकी प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, so Down syndrome it can be due to
इंक्रीज मैटरनल एज, ओके। एंड याद रखना, डाउन सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन। दैट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर बीसीक्यूज पर्पस कि भाई के मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन सा है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। अच्छा, डाउन सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन होती है। मेंटल रिटार्डेशन इट इज़ मोस्ट कॉमन काज। बाकी कुछ और भी काजेज होते हैं लाइक एज डिफॉल्ट आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स लाइक एज कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट्स, मींस हार्ट के अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं। हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया में बेसिकली क्या होता है कि मसल टोन कम हो जाता है, क्योंकि मसल के पास टोन होता है ना, ठीक है। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो इट शुड हैव अ टोन, जिसकी वजह से वो फोर्स को जनरेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हाइपोटोनिया में मसल का टोन कम हो जाता है। उसके बाद इंक्रीज्ड गैप बिटवीन ग्रेड टो एंड सेकंड टो। जो ग्रेड टो होता है हमारा एंड सेकंड टो, इसके दरमियान में गैप पड़ जाता है। ल्यूकीमिया बेसिकली दैट इज टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, ठीक है, जिसमें बेसिकली WBCs का नंबर कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ड्यूडिनल एट्रेशा, प्रॉपर ड्यूडिनम की डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हार्टिंग डिजीज़, उसके साथ अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है, जिसमें यू कैन से डिमेंशिया, मीन्स मेमोरी की लॉस हो जाती है समटाइम, ठीक है। उसके बाद साइमन क्रीज, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे हैंड के अंदर सिर्फ एक टिपिकल ट्रांसवर्स लाइन गुजर रही होती है। अदरवाइज नॉर्मली जो हैंड होता है उसमें 2 to 3 टिपिकल ट्रांसवर्स लाइन पास होती हैं, बट इन केस ऑफ साइमन क्रीज सिर्फ एक लाइन जो है ना वो पास हो रही होती है। अच्छा, ये चीज़ हम डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, दिस इज नॉर्मल पॉम क्रीज। इसमें बेसिकली 2 to 3 बेसिकली नॉर्मल टिपिकल ट्रांसवर्स लाइंस पास हो रही हैं फ्रॉम आवर पॉम, ठीक है। बट इन केस ऑफ साइमन क्रीज सिर्फ एक सिंगल ट्रांसवर्स लाइन पास होती है हमारे पॉम से, ठीक है। इट इज़ इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम। उसके बाद डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स के अंदर एपीकैंथल फोल्ड्स होते हैं। अच्छा, एपीकैंथल फोल्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये बेसिकली स्किन का एक फोल्ड होता है जो हमारी अपर आईलिड को कवर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इनर कॉर्नर ऑफ आई वो प्रॉपर विजिबल नहीं होता है, ठीक है। दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम। अच्छा, ये चीज़ भी हम डायग्राम से देखते हैं, एपीकैंथल फोल्ड्स क्या होते हैं। ओके, यू कैन सी हियर दीज आर दी नॉर्मल आइज़, ठीक है, ये नॉर्मल आइज़ हैं, ठीक है। एंड ये जो नीचे वाली आइज़ हैं दैट हैज़ एपीकैंथल फॉल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली कुछ स्किन के फॉल्स होते हैं हमारी आइज़ के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे इनर कॉर्नर्स ऑफ आई प्रॉपर विजिबल नहीं होता है। दैट इज़ अ सिम्टम एंड डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोनोगोलियन स्लांट, इसमें बेसिकली हमारे यू कैन से आइज़ जो होते हैं वो बेसिकली डाउनवर्ड स्लांटेड होती हैं, ठीक है। डाउनवर्ड उनकी प्रोजेक्शन होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। दैट इज़ आल्सो सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ डाउन सिंड्रोम, ठीक है, कि भाई हमें कब पता चलता है कि भाई इस पेशेंट के अंदर डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए दो टेस्ट की जाती हैं, एक की जाती है ट्रिपल टेस्ट एंड दूसरी की जाती है क्वाड्रपल टेस्ट, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम को टेस्ट करने के लिए, स्क्रीन करने के लिए दो टेस्ट की जाती हैं, एक ट्रिपल टेस्ट एंड दूसरी क्वाड्रपल टेस्ट। अच्छा, ट्रिपल टेस्ट में बेसिकली क्या चेक किया जाता है? एक अल्फ़ा फीटो प्रोटीन्स को, दूसरा HCG की लेवल को एंड तीसरा एस्ट्राडायोल की लेवल को। अच्छा, अगर किसी की यू कैन से मदर की बॉडी के अंदर, ठीक है, अल्फ़ा फीटो प्रोटीन्स कम मिल रही हैं एंड HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, अगर इसकी कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा मिल रही है, एस्ट्राडायोल की कंसंट्रेशन हमें डिक्रीज मिल रही है, डिक्रीज में मिल रही है, तो इट मीन्स दैट अ पर्सन विच इज़ एम्ब्रो एट दिस स्टेज, इट कैन बी द पेशेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम। एस्ट्राडायोल बेसिकली क्या करता है? ये बेसिकली प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का एक किस्म है, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन के 3 टाइप्स होते हैं, एस्ट्रोन, एस्ट्रायोल, एस्ट्राडायोल, ठीक है। सो ट्रिपल टेस्ट में हम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन्स, HCG एंड एस्ट्राडायोल को चेक करते हैं। उसके बाद डाउन सिंड्रोम को चेक करने के लिए हम क्वाड्रपल टेस्ट करते हैं। इसमें बेसिकली ये सारी प्रोटीन्स जो ऊपर हमने डिस्कस की उसको चेक किया जाता है, साथ में इनहैबिन अल्फ़ा, अगर इसकी कंसनट्रेशन भी हमें ज़्यादा मिल रही है ना, सो दैट इज़ क्वाड्रपल टेस्ट, ठीक है, जिसमें 4 डिफरेंट फैक्टर्स को चेक किया जाता है एंड इससे भी पता चल सकता है कि जो एम्ब्रियो है इट इज़ द पेशेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम और नॉट, ठीक।
डाउन सिंड्रोम को चेक करने के लिए हम दो टेस्ट करते हैं, एक ट्रिपल टेस्ट एंड दूसरा क्वाड्रपल टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की, कि भाई टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। अच्छा, जो पेशेंट्स टर्नर सिंड्रोम जो लोग टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, उनका कैरोटाइप क्या होता है कि एक तो 44 नॉर्मल ऑटोजोम्स उनके पास होते हैं, एंड दूसरी बात अगर हम उनके सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करते हैं ना, तो उसमें बेसिकली एक एक्स क्रोमोसोम होता है एंड साथ में दूसरा एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। मीन्स इन दीज पेशेंट्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। अच्छा, एक्स क्रोमोसोम एक होने की वजह से उनकी जो ओवरीज होती हैं, अच्छा ये लोग बेसिकली दिखने में एज अ गर्ल्स होती हैं, ठीक है, गर्ल्स उनका लुक होता है, ठीक है, एंड इनके पास स्ट्रीक ओवरीज होती हैं। अच्छा, स्ट्रीक ओवरीज मीन्स अनडेवलप्ड ओवरीज, इनकी ओवरीज प्रॉपर डेवलप नहीं होती। अच्छा, क्यों? क्योंकि ओवरीज को डेवलप होने के लिए दो क्रोमोसोम्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट इन दिस पर्सनस हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से इनकी जो ओवरीज होती हैं, दीज आर स्ट्रीक ओवरीज और यू कैन से अंडर डेवलप्ड ओवरीज। अच्छा, उसके बाद एक्स क्रोमोसोम एक होता है, जिसकी वजह से इन फीमेल्स के अंदर या इन पर्सनस के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। जब एस्ट्रोजन कम होता है ना, तो इनकी जो ब्रेस्ट होते हैं वो बेसिकली यू कैन से या बहुत छोटे होते हैं, या वी वुड से दैट इनके अंदर ब्रेस्ट एब्सेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इनके अंदर एस्ट्रोजन कम होता है, दैट्स वाई इनके अंदर प्रॉपर ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती। अच्छा, जो एम्ब्रियोस टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं वो 99% केसेस में अबॉर्टेड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम का चांसेस क्या होता है? अगर हम 2500 बच्चे पैदा करें, उसमें सिर्फ एक का चांस हो सकता है कि वो बच्चा पेशेंट हो किसका, टर्नर सिंड्रोम का। अच्छा, इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं कि भाई टर्नर सिंड्रोम वाला जो बच्चा होता है वो देखने में कैसा होता है? नंबर वन, उसके पास वेब्ड नेक होती है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम डायग्राम में देखेंगे, बट पहले मैं इसके क्लिनिकल फीचर्स आपको बता दूँ, ठीक है। इन पेशेंट्स के पास वेब्ड नेक होती है, इनके जो निप्पल्स होते हैं दे आर वाइडली स्पेस्ड। अच्छा, निप्पल्स वाइडली स्पेस्ड क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव नो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। शॉर्ट स्टेचर, ठीक है, इनका कद जो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना होता है, दैट इज़ द रोल ऑफ एस्ट्रोजन, एंड इनके पास एस्ट्रोजन कम है, तो इसकी वजह से इनका हाइट भी कम होती है, ठीक है। अच्छा, इनके पास लिम्फ एडिमा होती है। लिम्फ एडिमा मीन्स इनके जो हैंड्स एंड फीट्स होते हैं वो स्वेलिंग टाइप नज़र आते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद इनके पास कार्डियक डिफेक्ट्स होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दे हैव अ स्ट्रीक ओवरीज और अंडर डेवलप्ड ओवरीज। अच्छा, ओके, यू कैन सी हियर दिस इज़ द पेशेंट ऑफ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है। अच्छा, यू कैन सी हियर दे हैव वेब्ड नेक, ठीक है, इनके पास वेब्ड नेक होती है, इनकी ब्रॉड चेस्ट होती है विद वाइडली स्पेस्ड निपल्स, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं होती ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। अच्छा, इनके पास स्ट्रीक ओवरीज होती हैं, अंडर डेवलप्ड ओवरीज होती हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरीज प्रॉपर डेवलप नहीं होती विद ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो दीज आर लिटिल बिट फीचर्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। आप अदर फीचर्स भी देख सकते हो। अच्छा, अगर हम टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर 8 ईयर्स मीन्स 8 ईयर्स तक वी वुड गिव देम ग्रोथ हार्मोन्स STH, ठीक है। हमें उनको ग्रोथ हार्मोन्स देने चाहिए ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो, एक तो बॉडी की, दूसरा उसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स देने के बाद उनको कंप्लीट 1 ईयर तक पूरा एस्ट्रोजन थेरापी की जाए, उसको एस्ट्रोजन दी जाए ताकि उनके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाए, उनकी जो ओवरीज हैं देयर शुड नॉट रिमेन स्ट्रीक्ड, ठीक है, उनकी भी डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। तो एक कंप्लीट ईयर तक उसकी एस्ट्रोजन थेरापी की जाती है, एंड साथ में जब एस्ट्रोजन भी हो जाए देन आफ्टर वी शुड गिव दैम एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन, दोनों का यू कैन से मिक्सचर दिया जाए ताकि उनके अंदर यूट्रस की डेवलपमेंट भी हो जाए, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हो सकता है टर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट्स का। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस विच इज़ आवर यू कैन से प्राइम टॉपिक, ठीक है। इनिशियल वाज दी आवर यू कैन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है? इसमें स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, मैच्योर स्पर्म्स, इसको हम स्पर्मेटोजुआ भी बोलते हैं, ठीक है।
अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली मेल्स के अंदर होती है एंड मेल्स के गोनेड्स कौन से होते हैं, यू नो दैट इज टेस्टिस। ठीक है, इन टेस्टिस का बेसिकली दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। नंबर वन इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड दूसरा इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट्स। ठीक है, एंड याद रखना जो टेस्टिस का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वाला कंपार्टमेंट होता है, हेयर यू कैन सी देयर इज स्पर्मेटोजेनेसिस। मीन्स क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। यह चीज़ हमने एफएससी में भी पढ़ी थी, बट वंस अगेन देयर इज अ रिवीजन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रही होती है। अच्छा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेसिकली दो किस्म के सेल्स होते हैं। नंबर वन सर्टोली सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स। ठीक है, या तो उसके अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं या इसके पास जार्म सेल्स भी होते हैं जो वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं। मीन्स आइदर देयर वुड बी इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जार्म सेल्स भी होते हैं। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं। नंबर वन सर्टोली सेल्स और सस्टेंटिकुलर सेल्स। नंबर टू जार्म सेल्स विच आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, जो हमारा इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट होता है उसमें कौन से सेल्स होते हैं, देयर इज अ लेडिक सेल्स। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली लेडिक सेल्स होते हैं। ठीक है, एंड लेडिक सेल्स बेसिकली मेल एंड्रोजन हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अच्छा, अब हमारे जो स्पर्म्स होते हैं वो बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं। ठीक है, अब हम इन ये स्पर्म्स बाहर कैसे आते हैं। ठीक है, कौन सा ट्रैक होता है जो स्पर्म्स फॉलो करते हैं, ठीक है, अप टू द पेनिस, अप टू द इजैकुलेटरी डक्ट, कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, दैट इज सो क्रूशियली इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, फॉर दिस पर्पस वी आर गोइंग टू अनदर स्लाइड। ठीक है, अच्छा, अब हम पाथवे के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्पर्म्स किस तरह से ट्रेवल कर रहे होते हैं। सबसे पहले क्या होती है हमारे पास, टेस्टिस। टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वाला कंपार्टमेंट होता है जिसमें वेरियस लॉब्स होते हैं। ठीक है, उन लॉब्स के अंदर हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनते हैं बेसिकली हमारे स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस बेसिकली कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, बट इनसे आगे जाके स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनते हैं। मैं ये चीज़ आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा, बट बिफोर यू शुड रिमेंबर दिस पाथवे। ठीक है, अच्छा, तो पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये बेसिकली कन्व्यूलेटेड होते हैं, इनसे आगे स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनते हैं। अच्छा, याद रखना जब स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो इनसे बनता है रेटी टेस्टिस। ठीक है, इनसे क्या बनता है, रेटी टेस्टिस। तो रेटी टेस्टिस इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स मिल के रेटी टेस्टिस बनाते हैं। अच्छा, रेटी टेस्टिस से अराइज होती है क्या, एफ्रंट डक्ट। क्या अराइज होती है, एफ्रंट डक्ट। एफ्रंट डक्ट बेसिकली ओपन होती है हमारे एपिडेडमस में। किसमें, एपिडेडमस में। अच्छा, एपिडेडमस में हमारे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं, स्पर्म्स मोर्टेलिटी गेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे एपिडेडमस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इसका हेड पार्ट, दूसरा होता है इसका टेल वाला पार्ट। ठीक है, जो एपिडेडमस का हेड वाला पार्ट होता है वहाँ वहाँ पे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। ठीक है, एंड एपिडेडमस का जो टेल वाला पार्ट होता है वहाँ पे स्पर्म्स मोर्टेलिटी गेन करते हैं। ठीक है, अच्छा, एपिडेडमस में स्पर्म्स मैच्योर हो गए, उनको मोर्टेलिटी मिल गई, देन आफ्टर वो स्पर्म्स अब आएंगे वास्ट डिफरेंस के अंदर। वी वुड सी ऑल दीज थिंग्स इन डायग्राम आल्सो, बट बिफोर यू शुड कीप इन माइंड दिस चार्ट फ्लो। ठीक है, अच्छा, एपिडेडमस के बाद ये स्पर्म्स आएंगे किसमें, वास्ट डिफरेंस के पास। अच्छा, वास्ट डिफरेंस के पास बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ना वो अपनी सीक्रेशन ऐड करते हैं एट दिस पॉइंट। ठीक है, एपिडेडमस से स्पर्म्स आ गए कहाँ पे, वास्ट डिफरेंस के अंदर। ठीक है, वास्ट डिफरेंस की पॉइंट पे डिफरेंट ग्लैंड्स अपनी सीक्रेशन को ऐड करते हैं, लाइक एस प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अपनी सीक्रेशन को ऐड करते हैं, सेमिनल वेजिकल अपनी सीक्रेशन को ऐड करते हैं, बट याद रखना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नॉर्मली अपनी सीक्रेशन को ऐड नहीं करता, वो तब करता है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। मीन्स अब जब हम प्रॉपर टारगेटिव इंटरकोर्स करते हैं तो एट दैट टाइम
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड अपनी सिक्रेशन ऐड करता है वास डिफरेंस के अंदर। अदरवाइज जब एक बंदा सेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, नॉर्मली वो अपनी इजैकुलेशन करना चाहता है, ठीक है, एट दिस स्टेज यू कैन से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बेसिकली अपनी सीक्रेशन को ऐड नहीं करता, ठीक है। नॉर्मली इजैकुलेशन में कौन कौन से ग्लैंड्स वास डिफरेंस में अपनी सीक्रेशन ऐड करते हैं? एक सेमिनल वेजिकल एंड दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। बट जब हम प्रॉपर इंटरकोर्स करते हैं विथ आवर पार्टनर, ठीक है, एंड वी आर टारगेटिंग टू गेट प्रेगनेंसी, ठीक है, तो एट दिस स्टेज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बेसिकली अपनी सीक्रेशन को ऐड करता है। अच्छा, उसके बाद वास डिफरेंस में सारी सीक्रेशंस आ गई। देन आफ्टर इजैकुलेटरी डक्ट में ये चीज़ें आ जाती हैं एंड पेनिस से ये चीज़ें यू कैन से बाहर इजैकुलेट आउट होती हैं, ठीक है। ओके, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टेस्टिस है, इसका क्रॉस सेक्शन हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली होती है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर बेसिकली कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एंड से आगे क्या बनती हैं? स्ट्रे ट्यूब्यूल्स, एंड स्ट्रे ट्यूब्यूल्स मिलके क्या बनाती हैं? दीज आर रेटी टेस्टिस। यहाँ पे आपको रेटी टेस्टिस नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद एफरेंट डक्ट एंड उसके बाद दिस इज एपिडाइडमस। यहाँ पे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं, स्पर्म मोटिलिटी गेन करते हैं, ठीक है। एपिडाइडमस के बाद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी वास डिफरेंस के पास, ठीक है। एंड वास डिफरेंस में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ग्लैंड्स अपनी सीक्रेशन को ऐड करते हैं एंड वास डिफरेंस के बाद ये चीज़ें आ जाती है हमारी इजैकुलेटरी डक्ट में, ठीक है। एंड इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये चीज़ें पास होती है फ्रॉम यूरेथ्रा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल द रूट जहाँ से हमारे स्पर्म्स पास होते हैं। तो दिस इज़ फ्लो चार्ट, यहाँ पे बताया हुआ है कि स्पर्म्स इज प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहाँ से ये रेटी टेस्टिस में जाते हैं, फिर एफरंट डक्ट में, फिर एपिडिडमस में, फिर वास डिफरेंस में या डक्टस डिफरेंस में, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट एंड उसके बाद यूरेथ्रा। अच्छा, एपिडिडमस का मैंने आपको बताया दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका हेड होता है दूसरा उसका टेल होता है। ये चीज़ आपने याद रखना है कि हेड पार्ट में उसकी स्पर्म्स की मैच्योरिटी होती है, ठीक है, एंड टेल पार्ट में स्पर्म्स मोटिलिटी गेन करते हैं। मैच्योरिटी एंड मोटिलिटी इज टू डिफरेंट डोमेन्स पैरामीटर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द स्पर्म्स। अच्छा, स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं स्पर्मेटिड के बारे में कि भाई स्पर्मेटिड क्या होता है। स्पर्मेटिड बेसिकली एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक स्पर्मेटिड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसके अंदर टू सेंट्रियोल्स होते हैं। सो दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ आवर स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड कंटेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड टू सेंट्रियोल्स। अच्छा, जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है यह बेसिकली हेड ऑफ स्पर्म को फॉर्म कर रहा होता है, बना रहा होता है, ठीक है। एंड स्पर्मेटिड का जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है यह बेसिकली एक्रोसोमल कैप को बना रहा होता है। उसके बाद जो स्पर्मेटिड का माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह बेसिकली मिडिल पीस ऑफ स्पर्म को बना रहा होता है, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटिड के अंदर याद रखना दो सेंट्रियोल्स होते हैं। एक सेंट्रियोल ट्रांसफॉर्म होता है किसमें? नेक रीजन में, एंड दूसरा सेंट्रियोल बेसिकली एक्सिल फिलामेंट्स बनाता है जिससे आगे स्पर्म्स की फ्लैजिला बनती है, ठीक है। सो ऑल दीज आर कंपोनेंट्स which are present in spermatid. Once again I am repeating that spermatid contain nucleus, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड टू सेंट्रियोल्स, ठीक है। न्यूक्लियस बेसिकली हेड ऑफ स्पर्म को बनाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक्रोसोमल कैप को बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली मिडिल पीस ऑफ स्पर्म को बनाता है, एंड दो सेंट्रियोल्स में से एक सेंट्रियोल बेसिकली नेक रीजन की फॉर्मेशन करता है एंड दूसरा सेंट्रियोल बेसिकली एक्सिल फिलामेंट्स के थ्रू बेसिकली फ्लैजिला की फॉर्मेशन करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो प्रॉपर जो प्रोसेस होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है सबसे पहले इसका ड्यूरेशन कितना होता है, मीन्स के कितने डेज रिक्वायर्ड होते हैं फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, कितने डेज में स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होती है। तो याद रखना स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीटेड इन 72 to 74 डेज। 72 to 74 डेज लगते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट होने में। यह चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली कंप्लीट होती है 72 to 74 डेज के अंदर। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट होती है। दीज आर बेसिकली प्राइमोर्डियल जार्म सेल पीजीसीज जो बेसिकली इपीब्लास्ट से बने थे ड्यूरिंग सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, ये स्पर्मेटोगोनियम बेसिकली इनकी डिफ्रेंसिएशन होती है, ठीक है।
एक होते हैं डार्क स्पर्मेटोगोनिया, दूसरे होते हैं पेल स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा, जो डार्क स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ना, ये बेसिकली टाइप ए होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये माइटोटिकली डिवाइड करते रहते हैं एंड स्पर्मेटोगोनियम के नंबर को इंक्रीज करते रहते हैं। इनकी आगे फर्दर कोई डिवीजन नहीं होती, ठीक है। जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होते हैं या डार्क स्पर्मेटोगोनिया, ये सिर्फ ही सिर्फ नंबर को इंक्रीज करते हैं, इनकी आगे कोई फर्दर डिवीजन नहीं होती। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद टाइप बी वाले जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, दीज आर पेल स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। टाइप बी वाले स्पर्मेटोगोनिया की माइटोसिस होती है एंड माइटोसिस के बाद दे कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज़ अ डिप्लॉयड, ठीक है। अच्छा, जब टाइप बी की माइटोसिस हो गई, दे कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है, देन दे कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बेसिकली मियोसिस 2 होती है। अच्छा, मियोसिस 1 वाज रिडक्शनल सेल डिवीजन, जिसकी वजह से हैप्लॉइड सेल्स बने थे, दैट्स व्हाई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैप्लॉइड। बट याद रखना, मियोसिस 2 इज अ इक्वेशनल सेल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल सेल डिवीजन, मियोसिस 2 इट इज़ अ बेसिकली इक्वेशनल सेल डिवीजन। अच्छा, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होती है, दे कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटिड। जब इसकी मैचुरेशन होती है, दे कन्वर्टेड इनटू स्पर्म। अच्छा, अब टाइम कितना लगता है मैंने आपको बताया पहले, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 72 to 74 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। बट ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, जिसमें बेसिकली स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता है, स्पर्म बेसिकली मोटिलिटी को गेन कर रहा होता है, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए बेसिकली 14 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि जो स्पर्मेटोजुआ है, दैट इज़ बेसिकली अ मैच्योर स्पर्म। इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले मैंने उनको इनलिस्ट किया है, आप यहाँ से देख लें, देन आफ्टर वी वुड मूव टू द डायग्राम, ठीक है। कि स्पर्मेटोजुआ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक उसका हेड होता है, ठीक है। दूसरा स्पर्मेटोजुआ का नेक होता है। दूसरा उसके पास मिडिल पीस होता है, ठीक है। उसके बाद उसके पास टेल होता है, ठीक है। अच्छा, जो स्पर्मेटोजुआ या मैच्योर स्पर्म का हेड होता है, इसमें बेसिकली एक्रोसोमल एंजाइम होते हैं, ठीक है। जो उसका मिडिल पीस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्पर्म का टेल होता है, इट कंटेन एक्सियल फिलामेंट्स, ठीक है। एंड एक्सियल फिलामेंट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, दैट इज डेनिन प्रोटीन। ये नाम आपने लाजमी याद रखना है कि स्पर्म के टेल के अंदर एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, उन एक्सियल फिलामेंट्स के अंदर डेनिन प्रोटीन होती है। डेनिन प्रोटीन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। So once again, I am repeating the parts of sperm, that is head, neck, middle piece and tail. Okay, now we are moving towards the diagram of a mature sperm. Okay, you can see here, this is the diagram of a mature sperm. ठीक है, ये sperm का head आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली इसमें एक्रोसोम एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के अंदर, ठीक है। हेड के अंदर बेसिकली न्यूक्लियस होता है, देन आफ्टर स्पर्म का नेक होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद स्पर्म का मिडिल पीस होता है, इसमें बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्पर्म के टेल होता है विच हेल्प्स इन मोटिलिटी, क्योंकि टेल के अंदर एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं एंड एक्सियल फिलामेंट्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, दैट इज डेनिन प्रोटीन। So these are all the parts of sperm. Once again I am repeating: head, neck, middle piece and tail. अच्छा, उसके बाद स्पर्म्स की मैचुरेशन मैंने आपको बताया कि एपिडेर्मिस के अंदर होती है, ठीक है। एंड इस मैचुरेशन के लिए बेसिकली 2 to 14 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। 2 to 14 डेज रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स इन द एपिडेर्मिस, ठीक है। सो मैचुरेशन के लिए 2 to 14 डेज रिक्वायर्ड होते हैं एट द प्लेस ऑफ एपिडेर्मिस। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे एक तो मोटेलिटी होती है, मोटेलिटी गेन करते हैं स्पर्म, जिसकी वजह से स्पर्म इजीली स्विम कर सकते हैं। दूसरी बात, स्पर्म्स की मैच्योरिटी इस तरह से होती है कि स्पर्म्स के अंदर बेसिकली बायोकेमिकल मॉडिफिकेशंस होती हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं, इसमें चेंजेस की जाती हैं, दैट इज़ बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म which is taking place in the epididymis. And other thing is that जब हमारे स्पर्म्स एपिडाइडमस में होते हैं ना, स्पर्म्स को कंसंट्रेट किया जाता है, स्पर्म्स को कंसंट्रेट किया जाता है, मीन्स का एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है विच इज़ नॉट नेसेसरी, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एज ए रिजल्ट
स्पर्म्स की जो कंसंट्रेशन है दैट इज बिकम्स कंसंट्रेटेड, तो स्पर्म्स को कंसंट्रेट भी किया जाता है इन द एपिडेर्मिस, एंड फॉर दिस प्रोसेस इट रिक्वायर्स अबाउट 2 to 14 days। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। समटाइम एक मेल इज अनएबल टू प्रेग्नेंट हिज हर पार्टनर, सॉरी हिज पार्टनर, ठीक है। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। या तो स्पर्म काउंट में you can say disturbance हो सकती, either it could be in the you can say ejaculation of sperms, ठीक है। either it could be the default of his partner, ठीक है, उसमें डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो अब एट दिस स्टेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेल इनफर्टिलिटी, कि मेल में कौन से रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स इंटरकोर्स। अच्छा, नंबर वन, इट कैन बी ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। अगर स्पर्म काउंट 60 मिलियन से कम होता है दैट इज कंसिडर्ड एज ओलिगोस्पर्मिया। क्योंकि नॉर्मली जब हम इजाकुलेट करते हैं ना, तो नॉर्मली इजाकुलेशन के दौरान 40 मिलियन स्पर्म्स या 39 मिलियन स्पर्म्स हम इजाकुलेट करते हैं, एंड 39 मिलियन या 40 मिलियन स्पर्म्स आर सफिशिएंट टू गेट प्रेगनेंसी ऑफ आवर पार्टनर, ठीक है। बट जब ये स्पर्म्स का काउंट 60 मिलियन से भी नीचे चला जाए दैट इज कंसिडर्ड एज ओलिगोस्पर्मिया। अच्छा, समटाइम सीवियर ओलिगोस्पर्मिया होती है जिसमें स्पर्म काउंट 5 मिलियन से भी कम हो जाता है, ठीक है, 5 मिलियन से भी कम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद एस स्पर्मिया क्या होता है, इसमें सीमन एब्सेंट हो जाता है। अच्छा, सीमन की प्रोडक्शन कौन करता है, हमारे ग्लैंड्स लाइक एज यू कैन सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दे कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमन। बट जब सीमन एब्सेंट हो जाए दैट इज कॉल्ड एज ए स्पर्मिया, क्योंकि जब सीमन कम होगा, सीमन ही नहीं होगा, तो स्पर्म्स तो बेसिकली बहुत कम होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ एस्पर्मिया, जिसमें बेसिकली सीमन की एब्सेंस होती है हमारे यू कैन से इजैकुलेशन के अंदर। अच्छा, ये सीमन की एब्सेंस क्यों हो सकती है, जब हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन करवाते हैं अपने, ठीक है, एट दैट केस देयर इज़ अ एस्पर्मिया। अच्छा, ए रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का क्या मतलब होता है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मतलब होता है कि जब हम फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन करते हैं बाय यूजिंग ड्रग्स, जब हम ड्रग्स यूज़ करते हैं एंड वी वांट अ फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन, एक डे के अंदर हमने 3-4 दफ़ा इजैकुलेशन कर दी, या एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स हमने पहले इजैकुलेट किया फिर दोबारा किया, मतलब बार बार हम फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग ड्रग्स और अदर थिंग्स, दैट कैन लीड टू दी एस्पर्मिया, जिसमें सीमन फिर एब्सेंट हो जाता है, ठीक। उसके बाद एजोस्पर्मिया में क्या होता है कि नो स्पर्म्स इन सीमन, सीमन में स्पर्म्स नहीं होते हैं, सीमन तो बन जाता है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लैंड्स, बट स्पर्म्स नहीं बनते हैं दैट इज डिफॉल्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अच्छा, टेराटोस्पर्मिया में क्या होता है कि एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि स्पर्म की प्रॉपर मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट एंड मोटेलिटी प्रॉपर से नहीं की जाती, दैट्स वाई इट कैन लीड टू द टेराटोस्पर्मिया, ठीक है। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी सही नहीं होगी, स्पर्म प्रॉपर मूव नहीं कर पाएगा, स्विम नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई इट कैन लीड टू द इनफर्टिलिटी। अच्छा, एस्थीनोस्पर्मिया, इसमें क्या होता है कि इंक्रीज्ड स्पर्म मोर्टेलिटी, सॉरी यहाँ पे बेसिकली डिक्रीज्ड स्पर्म मोर्टेलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने इंक्रीज रखा हुआ है, बट एस्थीनोस्पर्मिया में बेसिकली क्या होता है कि स्पर्म्स की मोर्टेलिटी कम होती है, ठीक है, दैट्स वाई इट कैन लीड टू द इनफर्टिलिटी। अच्छा, नेक्रोजूस्पर्मिया में क्या होता है कि इंक्रीज नॉन वायबल स्पर्म्स, ठीक। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे डेड स्पर्म्स होते हैं ना, तो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइव एंड मोटाइल स्पर्म, दैट इज़ कॉल्ड एज नेक्रोजूस्पर्मिया, ठीक है। तो इट कैन लीड्स टू द इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है, सीवियर ओलिगोस्पर्मिया, एस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया, टेराटोस्पर्मिया, एस्थीनोस्पर्मिया एंड नेक्रोजूस्पर्मिया, ठीक है। नॉर्मली जब हम इजाकुलेट करते हैं तो उसमें 39 to 40 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एंड दे आर सफिशेंट टू गेट प्रेग्नेंट टू आवर पार्टनर। अच्छा, जब स्पर्म्स बन रहे होते हैं तो स्पर्म्स को बनने के लिए हार्मोन्स की यू कैन से सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो कौन कौन से हार्मोन्स स्पर्म की यू कैन से फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दीज आर FSH, LH एंड टेस्टोस्टेरोन। These hormones basically control the spermatogenesis,
मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने के लिए ये 3 हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं, एफएसएच, एलएच एंड टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो मेजर हार्मोन जो सपोर्टिव होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। दिस हार्मोन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर you can say spermatogenesis because this is male androgen hormone, ठीक है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एज वेल, ठीक है। सो 3 हार्मोन्स बेसिकली सपोर्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, एफएसएच, एलएच एंड टेस्टोस्टेरोन। बट आपसे कोई पूछे कि भी वो कौन सा हार्मोन होता है विच इज़ मेजर सपोर्टिव फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, वी वुड से दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन के बारे में कि स्पर्म कैपेसिटेशन बेसिकली क्या होती है। अच्छा देखो, स्पर्म कैपेसिटेशन बेसिकली एक वो प्रोसेस होता है, ये बेसिकली स्पर्म के साथ फीमेल बॉडी के अंदर होता है। जब हम स्पर्म्स को इजेकुलेट करके फीमेल्स की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, तो अब स्पर्म्स के साथ एक प्रोसेस होता है फीमेल बॉडी के अंदर, स्पेशली सर्विक्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म कैपेसिटेशन। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, देन आफ्टर वी वुड मूव टू द रीडिंग, ठीक है। कि स्पर्म कैपेसिटेशन में बेसिकली क्या होता है कि स्पर्म्स के साथ फीमेल बॉडी के अंदर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं ताकि वो स्पर्म बेसिकली एग को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। अच्छा, क्यों बेसिकली जब हम सीमन अपना इंटर करते हैं ना, दैट सीमन कंटेंट्स लिटिल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो सर्विक्स के अंदर उस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव किया जाता है बिकॉज कोलेस्ट्रॉल कैन लीड्स टू द इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो इन चीज़ों को रिमूव किया जाता है। पर्टिकुलरली कुछ आयन्स होते हैं लाइक एस कैल्शियम आयन, उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है इन द सर्विक्स। ये जो प्रोसेस स्पर्म के साथ किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म कैपेसिटेशन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म कैपेसिटेशन की वजह से, स्पर्म कैपेसिटेशन की वजह से स्पर्म्स आर एबल टू फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्म कैपेसिटेशन, जो बेसिकली फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म के साथ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि स्पर्म फिर एबल हो जाता है टू फर्टिलाइज द एग, जिसमें बेसिकली डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं स्पर्म की। लाइकवाइज उसमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम किया जाता है एंड कुछ इंटरसेलुलर आयन्स लाइक एस कैल्शियम आयन की मेंटेनेंस की जाती है, ठीक है। उसके बाद स्पर्म की मोर्टेलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज स्पर्म कैपेसिटेशन, ठीक है। अच्छा, हम अब पढ़ते हैं व्हाट इज स्पर्म कैपेसिटेशन, दैट इज एबिलिटी ऑफ अ स्पर्म टू फर्टिलाइज ओवम इज कॉल्ड एज स्पर्म कैपेसिटेशन। इसमें बेसिकली डिफरेंट सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं जो बेसिकली स्पर्म्स के साथ किए जाते हैं एंड ये प्रोसेस तकरीबन 7 घंटे तक चलता है। कितने घंटे तक? 7 घंटों तक ये प्रोसेस सीरीज ऑफ रिएक्शन किया जाता है। अच्छा, स्पर्म्स आर stored in epididymis and mature hair but cannot fertilize, मीन्स के जो epididymis के अंदर स्पर्म्स की मैचुरेशन होती है that is not sufficient, मीन्स के सिर्फ epididymis ही काफ़ी नहीं है स्पर्म्स के लिए कि भाई वो एग को फर्टिलाइज कर देगा, बट स्पर्म कैपेसिटेशन इज सो क्रूशियल विच इज टेकिंग प्लेस इन बेसिकली सर्विक्स, ठीक है। एंड इसके लिए बेसिकली 7 आवर्स टाइम रिक्वायर होता है। सो टाइम टेकन फॉर कैपेसिटेशन इज हाउ मच? 7 आवर्स। एंड व्हाट इज द साइट ऑफ कैपेसिटेशन, दैट इज सर्विक्स। अच्छा, सर्विक्स के अंदर स्पर्म्स हाइपर मोटाइल किए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि स्पर्म्स की मोटेलिटी में मॉडिफिकेशन की जाती है। अच्छा, एंड सर्विक्स कैन बी द रिजर्वायर ऑफ स्पर्म्स फॉर 3 डेज। जो फीमेल की सर्विक्स होती है इसमें 3 डेज तक स्पर्म्स लाइव रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये सर्विक्स से विजाइना में आ गए ना हमारे स्पर्म्स, देन विजाइना में बेसिकली यू कैन से वेजाइना तो पहले होती है, लेकिन वेजाइना के अंदर सिर्फ स्पर्म्स 2 घंटे तक रह सकते हैं, लाइव रह सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद मर जाएंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सर्विक्स कैन बी द रिजर्वायर ऑफ स्पर्म फॉर 3 डेज बट वेजाइना कैन बी द रिजर्वायर ऑफ स्पर्म फॉर ओनली 2 आवर्स बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिटी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, कुछ वैल्यूज़ लिखे हुए हैं। नॉर्मल सीमन वॉल्यूम जब हम एजाकुलेशन करते हैं। अच्छा, एजाकुलेशन के लिए अब हम मेडिकल रिसर्च की बात करते हैं। तो एक नॉर्मल एजैकुलेशन वो होती है जो हम तकरीबन 2 डेज के गैप के बाद करते हैं। इट मीन्स दैट अ पर्सन इजैकुलेट लेटर आफ्टर 2 डेज, मीन्स के 2 डेज का गैप रखना चाहिए
एंड फिर तीसरे डे पे हमें इजैकुलेट करना चाहिए, दैट इज़ अ नॉर्मल इजैकुलेशन। एंड जब नॉर्मल इजैकुलेशन करते हैं तो उसमें सीमन का वॉल्यूम नॉर्मली 1.4 ml होता है, इससे बढ़ भी सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर न्यूट्रिशन। अगर हम मिल्क को ज़्यादा इंटेक करते हैं, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इट कैन लीड्स टू द इंक्रीमेंट ऑफ सीमन वॉल्यूम। इफ़ वी इंक्रीज पोटेशियम लाइक फूड्स लाइक एस बनाना, ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से भी सीमन बढ़ता है। बट जो नॉर्मल सीमन वॉल्यूम जो होना चाहिए नॉर्मल इजैकुलेशन में, दैट इज़ अबाउट 1.4 ml। एंड जो टोटल स्पर्म नंबर होता है फॉर इजैकुलेशन इन नॉर्मल इजैकुलेशन, दैट इज़ अबाउट 39 मिलियन और 40 मिलियन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एजोस्पर्मिया की, कि भाई बेसिकली स्पर्म्स की एब्सेंस क्यों होती है हमारे सीमन के अंदर। अच्छा, इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। एक होता है प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया। अच्छा, ये 3 टर्म्स हैं, यू शुड फैमिलियर विद दोस्त, ठीक है। अच्छा, प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफेक्ट होता है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि हमारे हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स बेसिकली रिलीज होते हैं, जो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच एंड एलएच को रिलीज करवाते हैं। अगर हाइपोथैलेमस में डिफेक्ट आ जाता है या तो इसकी वजह से क्या होता है कि जीएनआरएच रिलीज नहीं होगा। या अगर हाइपोथैलेमस ठीक है एंड वो जीएनआरएच को रिलीज कर रहा है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा एफएसएच एंड एलएच को कम रिलीज कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली फिर टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाएगा, एंड देन आफ्टर यू कैन से दैट कि स्पर्म का काउंट कम हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया। मींस टेस्टिस से पहले ही ये डिफॉल्ट है, दैट्स व्हाई दिस इज प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया, ठीक है। इट कैन बी because of default in either hypothalamus और पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया में क्या होता है कि बेसिकली हमारे टेस्टिस में डिफॉल्ट आ जाता है, डिफेक्ट इन टेस्टिस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एफएसएच एंड एलएच तो बेसिकली बढ़ जाता है नॉर्मल से। अच्छा, क्यों बढ़ता है? बेसिकली एफएसएच एंड एलएच क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करता है, ठीक है, प्रोडक्शन करवाता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता ना, तो एफएसएच एंड एलएच बार बार प्रोड्यूस होता है, बार बार प्रोड्यूस होता है, बट टेस्टिस में प्रॉब्लम होता है, दैट्स वाई टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होता। इसकी वजह से जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू द एजोस्पर्मिया, एंड इट इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया, जब टेस्टिस में डिफॉल्ट हो जाए। इससे क्या हो सकता है कि हम सर्जिकली एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं स्पर्म्स की फ्रॉम टेस्टिस। अच्छा, पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया क्या होता है कि बेसिकली डिफेक्ट इन स्पर्म्स पाथवे, जहाँ से स्पर्म्स गुजर रहे होते हैं ना, तो अगर इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, या तो वास डिफरेंस के अंदर या एजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, ठीक है, कहीं पर भी किसी भी पाथवे के अंदर अगर डिफॉल्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया। इसमें बेसिकली एफएसएच एलएच टेस्टोस्टेरोन ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं? फ्रीक्वेंट काजेज़ ये होते हैं कि या तो वास डिफरेंस में प्रॉब्लम आ जाता है, या वास डिफरेंस ही नहीं होती, या तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया, जिसमें बेसिकली जो स्पर्म्स के पाथवे होते हैं इसमें डिफॉल्ट आ जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। सो वंस अगेन इट इज़ काइंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल के काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, एंड इफ इट इज़ पॉसिबल देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियोज़, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।